क्लास 6th लेसन नंबर 8। चैप्टर का नाम है अशोक, एक अद्वितीय सम्राट जिसने युद्ध करना छोड़ दिया। तो हम इसका 2 भाग पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की कोशिश की। इससे पहले किसी ने अपने संदेश अभिलेखों द्वारा नहीं पहुंचाए थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट लाइन है भी, अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं? तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। इसको ध्यान रखना भी। नेक्स्ट है अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ध्यान रखना, ये भी छोटा प्रश्न है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जीत, हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद और उसको जीतने के बाद जो हिंसा और खून खराबा उन्होंने देखा, तो उन्हें युद्ध से नफरत हो गई और युद्ध से वे अलग हो गए और फैसला किया कि युद्ध में कभी भी भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छी व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका भी ये कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को वो निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। तो अशोक, महाराज अशोक अपनी जनता को अपनी संतान की तरह मानते थे और उनके धम्म में किसी देवता या किसी कर्मकांड की कोई ज़रूरत नहीं थी। वे बुद्ध के उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे और उनमें कई बार लड़ाई झगड़ा, आपस में टकराव हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। उसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी लड़ाई झगड़े होते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना, इलाज करना, इन समस्याओं को ख़त्म करना उसका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अर्थात जो लोग अनपढ़ होते थे, तो वहाँ पर राजा के लोगों की जिम्मेवारी बन जाती थी कि आप उनको पढ़िए और उनको सुनाइए जनता को। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो संदेश हैं वो बचे हुए हैं। तो अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था, ये और पढ़ लेते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, जैसे जब बीमार हो जाते हैं, जब अनुष्ठान करते हैं। जब उनके बच्चों का विवाह होता है तब अनुष्ठान करते हैं। बच्चों के जन्म पर
और यात्रा जब शुरू करते हैं तो तरह तरह के वह अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं। ये कर्म कांड किसी काम के नहीं हैं। अशोक के अनुसार ये जो कर्म कांड है किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को मानने लगे तो वे ज़्यादा फलदायी होंगी। और इस प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये क्या है? अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और घूमने वालों को दान देना। अशोक चाहता था कि कोई भी व्यक्ति कर्मकांड न करे, बल्कि अपने से छोटे और अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, बड़ों का आदर करे, सभी जो जीव हैं प्रकृति ने बनाए हैं, मनुष्य ने उन पर अन्याय किया है, वे अन्याय न करें। ब्राह्मणों और हमेशा घूमने वालों को दान दीजिए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की बुराई करना, दोनों ही बातें गलत हैं। धर्म का अर्थ यहाँ पर धर्म है। अपने धर्म की तो बड़ाई करें, लेकिन दूसरों के धर्म की बुराई करें, ये दोनों ही खतरनाक हैं। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके अर्थात अशोक के धर्म उपदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी कामयाब हैं, आज भी उनकी वैल्यू है, आज भी उनका महत्व है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताइए जो आज भी प्रासंगिक हैं। इसके बाद हमारा लास्ट एक टॉपिक आ गया है अभी। ये देखो, आरंभिक ब्राह्मी लिपि इस तरह से चलती थी। फिर ये देवनागरी लिपि है जो कि हम जिसको आज हिंदी में यूज करते हैं। फिर ये बांग्ला है और ये है मलयालम और फिर ये लास्ट में है तमिल। तो यहाँ पर ए देखिए, इन सभी में ये ए लिख रखा है। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो ये प्रारंभिक लिपि, आरंभिक लिपि जो थी वो ए ऐसे लिखते थे। फिर देवनागरी का आप सबको पता है। फिर बांग्ला में ए ऐसे लिखा जाता है और मलयालम में ये ए है और ये तमिल में ए है। तो सभी लिपियाँ ब्राह्मी से उत्पन्न हुई हैं। अब ये आपको दिखाते हैं चीन की दीवार। मौर्य साम्राज्य के उभरने से मौर्य साम्राज्य जब अस्तित्व में आया तो उससे थोड़ा पहले 2400 साल पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अर्थात जो पशु पालते हैं लोग, वो पशुओं को चराते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती गई। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर प्रत्येक को 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से भिन्न था। कैसे भिन्न था, यह आपको नोट करना है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। थैंक्स।